सी पांडे साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि दो पार्टी व्यवस्था तो है नहीं, कोई राज्यों में सीधा चुनाव तो होता नहीं कि या तो ये या तो ये। ऐसे में आपको कैसे चुने, आप कैसे चुने? क्योंकि हो सकता है जो चुना जा रहा है वो किसी गणित के चक्कर में चुना जा रहा है, लेकिन अगर आपको सबसे अच्छा चुनना है तो ये कैसे, इसको बैलेंस कैसे करें? देखिए, बड़ा ये मुश्किल है। एक तो ये तो भावना जनता में ये रहती है कि हम जीतने वाले को चुने। ये अवधारणा पता नहीं क्यों आ गई पार्टी लोकतंत्र में कि जो जीत रहा है उनको चुनो, और जीत रहा है जिनको चुनो के पीछे उनकी जो ये मंशा ये रहती है, ये जीत जाएगा तो मेरा काम होगा, मेरे छोटे छोटे काम होंगे। जो समस्याएं उनकी, हर आदमी की इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही है कि उसको लगता है कि जो जीतेगा वो हमारी समस्या का समाधान है। और मेजॉरिटी में जो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी समस्याएं बहुत छोटी छोटी रहती है। कोई पुलिस के यहाँ और कोई लेखपाल के पास समस्या होती है, किसी को ये जो पेंशन मिल रही है, अगर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिल रही है तो ये समस्या। और आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगता नहीं है कि बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी दबंगई के ये छोटे छोटे काम भी नहीं कर लेते। अब मान लीजिए किसी ने जाके, दबंग आदमी ने पुलिस को थोड़ा सा खिलाया और किसी को, गाँव के किसी भी आदमी को पकड़वा दिया और बेचारा मुसीबत में फंस जाता है और मुकदमेबाजी और जेल उसका हो जाता है, कोई उसको मदद करता है। तो एक तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताएं ये है कि वो लोग ये सोचते हैं कि जो जीतेगा वो मेरा काम करे। अब जीतने के लिए छोटी पार्टियां में बहुत ही विचार अच्छे होते हैं, इनके पास कार्यक्रम होते हैं, लोग पसंद भी करते हैं कि, और खास करके छोटी पार्टियों की एक विशेषता ये है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो बड़े अच्छे ईमानदार लोग होते हैं। वो ज्यादा लोग आप देखिए छोटी पार्टियों में बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो गुंडे बदमाश मवाली टाइप के लोग हैं, क्योंकि वो गुंडे बदमाश मवाली टाइप के लोग तो सब बड़ी बड़ी पार्टियों में अपनी जगह बना लेते हैं। तो ज्यादातर ये अच्छे लोग होते हैं और उनके पास अच्छे कार्यक्रम होते हैं, जनता की समस्याओं को भी बहुत नजदीक से समझते हैं और लोगों से वन टू वन का कांटेक्ट भी रहता है। लेकिन समझते हैं लोग कि ये लोग हमारे जीतेंगे नहीं, ये सरकार बनेगी नहीं, तो फिर हमारा वोट देना इन लोगों को बेकार हो जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को ये ज्यादा से ज्यादा ये मनोवैज्ञानिक समस्या, ऐसा नहीं है। अगर वो छोटी पार्टियां हैं, अगर उनको लोग जिताएंगे, अगर उनके 2-4 एमएलए भी अगर वो पहुंच जाए एमएलए में, हम नहीं कह रहे सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन सरकार में पहुंच जाएगी, लेकिन 2-4 एमएलए भी छोटी पार्टियों के जो विचारवान लोग हैं वो अगर विधानसभा में पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं, तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि पूरे सिस्टम को, जो पूरा लोकसभा को कैप्चर कर सकते हैं। आखिर में लोहिया अकेले गए और लोहिया ने जितने शॉर्ट टाइम ही रहे, तो आप देखिए लोहिया ने कितने बातें, कितने बहस उठाई। अगर उस पूरे टेन्योर का आप देखिए उनका बहस का, तो लोहिया की जो बहस है वो रिमार्केबल बहस है। हर एक मुद्दे पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जैसे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बारे में भी इस तरह के जो बातें उठाई, कोटेबल कोट्स हैं उनके, बहुत सारे कोटेबल कोट्स हैं। लेकिन आज क्या है कि आप विधानसभा लोकसभा में दीजिए, शायद ही आज पिछले 5 साल में कौन सा कोटेबल कोर्ट मिल जाएगा किसी एमपी का, किसी एमएलए का, जो कि आप डिबेट में बहस कर सके, सिवाय इसके गाली गलौज, तुमको नीचा दिखाना, तुम ऐसे कर रहे हो, तुमको डाउन करना, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा। और जनता के भी जो मुद्दे हैं उस पर भी बहस नहीं होती है। एक एक दिन में 20-20, 40-40, लोकसभा में 20-20, विधानसभा ये विधेयक पास हो सकते हैं। तो ये बताइए, जैसे आप हैं, हम हैं, या और पढ़े लिखे लोग अगर विधानसभा लोकसभा में पहुंचते, अगर जनता ये समझती कि हमारी यूटिलिटी है, तो हम अकेले ही हम लोग इनके ऐसी की तैसी कर देते और बता देते कि देखो ये कानून है, ये व्यवस्था है, इस तरह कर सकते हो, इसके फायदे हैं, नुकसान है। फिर टीवी और चैनल के लोगों को भी मसाला मिलता है, ऐसा नहीं। आप तो टीवी चैनल के पास कुछ दिखाता नहीं, कुछ मिलता नहीं, तो सिर्फ दिन रात वो वही दिखाते रहते हैं कि उसने कौन सी उसके खिलाफ गाली वाली बात कर दी, कौन उसको नीचा दिखाने वाली बात की, सब ये चल रहा है। तो ये एक समस्या है। अब इस समस्या का समाधान फिर भी छोटी पार्टियों को ये चाहिए कि अपने मुद्दे और अपने विचार को उठाते रहें। एक दिन एजुकेट जनता हो जाएगी, और जनता जब एजुकेट हो जाएगी तो लोगों को चाहिए। आखिर में लोहिया को भी 15-20 साल लगे लोकसभा में पहुंचने में, तो जो कि जगह फ्रीडम मूवमेंट के पार्ट लगे रहे, लेकिन जब अकेले खड़े हुए तो उन्हें भी 15-20 साल लगे। तो उसी तरह हमको समझते हैं कि इन लोगों को पहुंचना चाहिए, लगे रहना चाहिए। बस ये है कि सत्ता की मोह छोड़ देना चाहिए, सत्ता हमें मिले, क्योंकि सत्ता की मोह करेंगे तो जो मानसिकता है बड़े पार्टियों को जिताना है तो उसी के साथ जुड़ना है,
और जब उसके साथ आप जुड़ जाएंगे तो आपका कोई महत्व, मतलब जिस विचार के लिए आप जनता में जाना चाहते हैं वो विचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, उसकी कोई महत्ता नहीं, क्योंकि आपको कौन सुनने वाला है, वो तो अपना एजेंडा हर आदमी चलाता है। और खास करके आज तो ये प्रचलन हो गया कि मुख्यमंत्री हो गया तो मुख्यमंत्री अपना एजेंडा चलाने लगा, प्रधानमंत्री एजेंडा चलाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई बतावे कि तुम क्या भाषण, क्या बात कहते हो, इस तरह से बोलते हो क्या उत्तर प्रदेश को, मतलब ये भाषा किसी मुख्यमंत्री को सकती है, या देश के प्रधानमंत्री भी जिस तरह से बोलते हैं और जिस तरह से अपने शब्दों में, मैं पहला प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा जो कि जितने बार कम से कम हर भाषण में ये सीना ठोक ठोक ये मोदी है, ये मोदी है। अब बताइए कोई लीडर जन नेता, वो भाई तो आप समझाने को क्या सीना ठोक ठोक कहेगा कि ये मोदी है, मोदी अपने ही नाम लेते रहते। तो ये चीजें खत्म होगी तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में छोटी पार्टियों की समस्या है, लोगों को लोकसभा में अच्छे लोगों को पहुंचाने की समस्या है, विधानसभा में अच्छे लोगों को पहुंचाने की समस्या है, और इस नाते चूंकि ये बात उठ नहीं पाती है इसलिए जनता का आकर्षण नहीं बढ़ पाता, और अच्छा जनता का आकर्षण नहीं बनता, जनता की माइंड सेट बना हुआ है और जनता भी छोटे छोटे मुद्दे वोट देती है उसको। जी, मैं सीवी पांडे साहब आपसे एक चीज और जरा समझ लूं। एक तो जैसा इन्होंने भानु साहब ने कहा कि किसान आंदोलन के साथ सब खड़े हैं, खड़े सब हैं, लेकिन कोई अब बिल्कुल खुलेआम ऐलान नहीं कर रहा है कि जब मैं आ जाऊंगा तो मैं तीनों बिल पास करूंगा, मैं एमएसपी दूंगा। जो किसानों की मांग है उसको उत्तर प्रदेश में कहीं कहा है शायद कांग्रेस ने कि मैं पूर्ण रूप से एमएसपी 23 उस पर लागू करूंगा, लेकिन बाकी मुझे अभी तक कोई नहीं मिला जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े जा रहे हैं कि पार्टी ने कहा हो कि मेरे आने पे मैं एमएसपी दूंगा और तीनों। मैं आपसे सी पांडे साहब ये समझ रहा था कि ये जो छोटे छोटे दलों का मोर्चा है, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी के साथ भी जा सकते हैं। ये बीजेपी के अगेंस्ट लड़ेंगे लेकिन चले जाएंगे बीजेपी के साथ, हरियाणा में हमने देखा ही। ये कांग्रेस के साथ लड़ेंगे तो चले जाएंगे उधर। मतलब ये इन लोगों के ऊपर लोगों का थोड़ा इत्मीनान नहीं है, भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है छोटे दलों पे कितना भरोसा है? छोटे दलों का तो ज्यादा समस्या नहीं है, ये ज्यादा जो है लेने वाला है। देखिए छोटे दलों को लेने वाले जो है ये दल जो है वो ज्यादा इसके लिए दोषी है। अब जैसे मान उदाहरण के लिए मैं नैतिक पार्टी, मुझे लेने वाला तो कोई नहीं है, क्यों नहीं लेगा वो, क्योंकि मैं कोई जात के लिए आधार पर तो मैंने पार्टी बनाई नहीं। हम तो विचारों के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर तो एक पार्टी, ऐसी पार्टी तो नहीं चाहिए। हम लाख कोशिश कर रहे हैं तो कोई नहीं लेगा, लेकिन अभी हम ब्राह्मणों की पार्टी अगर हम बना दें और बात सोचे, मैंने मान लो एक जिले के ही ब्राह्मणों को केवल जुटा लें तो हमको लेने वाले भाजपा भी मिल जाएगी, सपा भी मिल जाएगी, बल्कि हमारे घर अब तक तमाम नेता आ चुके होते हैं कि भाई ये तो देवरिया जिले के हैं, देवरिया जिले में ब्राह्मणों को संगठित कर लिया, चलो 0.0001% की वोट अगर इनके पास 4 लाख भी तो चलो मिला लो, 2-4 लोग या पाओ। तो ये लेने वाली पार्टियां हैं, ये सारा का सारा जड़ जो है समस्या इन बड़ी पार्टी जिसे अब बदनाम करते हैं छोटी। अब ये बड़ी पार्टियां नहीं लगी, जैसे राजभर है भाजपा में था, आप चला आया उसने और क्या क्या उसने कहा, आप टीवी पे आ गया, किस तरह उसने कहा बिना हम ये पैसा लेंगे उसको लेंगे उसको। ये निषादों वाली पार्टी का संजय निषाद क्या कहा कि मैं तो इतना पैसा लूंगा और इतना पैसा ले गया, और फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी जिससे कहा कि मैं उसे मांग रहा हूँ भाजपा से, पर आप एक्सपोज किया और भाजपा आपको इतना पैसा दी तो जाएंगे, इतना पैसा दी वो देंगे, और उसके बाद ही भाजपा ने उसको ले लिया। अब भाजपा जैसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद ने खुलेआम कहा कि ये रेट है, मैं ऐसे ब्लैकमेल करूंगा, ऐसे क्या करूंगा, फिर उसके बाद मैं कमाने वाला मंत्रिमंडल का पोस्ट दूंगा जिसमें हमारी ज्यादा कमाई हो, और ये सारी बातें आपके मीडिया में आई। और उसी तरह राजभर भी कहा कि और समाजवादी पार्टी लपक के नहीं दिया, बल्कि उसने शामिल किया, और अखिलेश पहुंच गए मऊ, और मऊ में जाके अखिलेश ने ऐसी घोषणाएं की जैसे लग गया कि ये राजभर के आगे आगे उनके लिए सत्ता का वो कुंजी देके चला गया। तो ये जब बड़ी पार्टी इस तरह के घटिया काम करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या, अच्छा अब ये देखिए इसी बीच कांग्रेस पार्टी चली गई मायावती से मिलने, वो भले गई उनके माताजी के मरने के लिए, लेकिन उसके पीछे वो उनका ही संदेश था कि शायद मायावती को ढीली पड़ जाए, और ढीली पड़ जाए तो कुछ हमारे साथ उनका भी समझौता, इनका भी चल रहा है, अंदर खाने में चल रहा है, क्योंकि इनको कोई ऐसा पार्टनर मिल नहीं रहा, इसलिए कांग्रेस। तो इन
पार्टियों को, अगर इन पार्टियों में जरा भी ये वो थोड़ा सा विवेक हो रहा था कि हम जिन विचार, मेरे विचारों से जो मिलता है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में तो कोई कमी है नहीं। आप इतने दिनों से देखते आ रहे हैं कि अगर विचारधारा के स्तर पर सबसे अच्छी पार्टी है, लेकिन विचारधारा के स्तर पर आप उस पर अडिग रहते तो लोग जुड़ते हैं आपसे, तमाम लोग जुड़ते, क्यों नहीं जुड़ते? लेकिन आपने वही काम किया जो भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती तो आपको क्या जरूरत है कि आप उसी धर्म की राजनीति पर आप चलने लगे? आप इतने दिनों तक अगर जिस रास्ते से चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलते रहते, धीरे धीरे आप उसे अडिग रहते, आपको समर्थन मिलती। समाजवादी पार्टी अगर राजभर को, जो राजभर भारतीय जनता पार्टी में था पिछले चुनाव में, वही उसी जगह पे वो भारतीय जनता पार्टी एवं अमित शाह गए उसी जगह पे, और उसी जगह पे समाजवादी पार्टी के अखिलेश गए। तो अब बताइए जनता का आखिर में जनता करे क्या? तो फिर सोचते हैं कि ये जब चोरही, उचक्के और जातिवादी और भ्रष्ट राजनीति है तो भाई मेरा जहां फायदा होता है जो हमको ज्यादा देगा। अब ये चलिए मुफ्तखोरी वाली, देखिए मुफ्तखोरी में भी सारी पार्टियां, मुफ्तखोरी में भी सब पार्टियां बढ़ चढ़ के काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी कुछ मुफ्तखोरी बांटेगी, भारतीय जनता पार्टी फिर मुफ्तखोरी कर रही है, सपा कुछ देने को तैयार है। अब ये मुफ्तखोरी की राजनीति, अभी तो उत्तर प्रदेश मशहूर था जातिवादी राजनीति में, अब उत्तर प्रदेश अगले ये चुनाव जो होगा ये जातिवाद प्लस मुफ्तखोरी में कौन आगे बढ़ के इन लोगों को, जनता को कितना घूस दे रहा है, किसको भ्रष्ट कर रहा है, और ये राजनीति। तो जब इस तरह की जो बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी, लोकतंत्र की जिम्मेदारी, छोटी पार्टियां तो एक समाज को निर्माण करने में लगी, लेकिन सत्ता को, व्यवस्था को चलाने में बड़ी पार्टियां आगे, इसमें दो तो राय है नहीं। तो जिम्मेदारी उनकी बढ़ती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस फेयर इलेक्शन की बनती है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जब इन चीजों को कानूनन रूप से, संविधान उसको बहुत बड़ा पावर दिया गया। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को इतने पावर दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप जैसे भी चाहें वैसे इस चुनाव की व्यवस्था को ठीक। अब एक देखिए कितनी बड़ी समस्या, इस समय इलेक्शन कमीशन में कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं है। अब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू है तो इसका मतलब चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन तब फील्ड में आ गया जब चुनाव प्रचार शुरू हो गया, और चुनाव प्रचार के पहले ही गाली गलौज, ये जो जूता औजार तो शुरू हो गया है। तो सारा तो शुरू हो चुका है। अब इसको कौन कंट्रोल करेगा? इस समय तो जबकि हो रहा है वास्तव में प्रचार, तो ये सारे प्रचार से माहौल एकदम विकृत हो। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से नोटिफाई करेगा और कहेगा हम कोड ऑफ कंडक्ट लगाएंगे, ये मत कहिए, वो कहिए। अरे जितना होना था वो तो हो चुका, सारा कुछ हो चुका है। और जब सारा कुछ हो चुका है तो तुम्हारा इस काम के लिए तुम इलेक्शन कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंट दिया है कि इलेक्शन कमीशन चाहे डिक्लेरेशन के पहले भी अगर चुनाव की घोषणा नहीं हुई है तब भी उसके पहले भी अब ऐसे कानून बनाओ कि आजाद के नाम पर कोई वोट नहीं मानेगा, लोग मुफ्तखोरी के नाम पर कोई कुछ नहीं कहेगा, लोग जो धर्म के नाम पर कुछ नहीं कहेगा। आप पूरे राउंड द क्लॉक 12 महीने पार्टियों को रेगुलेट करो, और जब 12 महीने पार्टियों को रेगुलेट करोगे इनके कंडक्ट को, तो बहुत सारी चीजें ठीक होंगी। अब ये सिर्फ 1 महीना चुनाव के दायरे में तो पार्टी रेगुलेट करते तो कैसे रेगुलेट करेगी? तो ये सारी बातें, और जिम्मेदारी बड़ी पार्टी को जाते हैं, छोटी पार्टियों की जिम्मेदारी तो अपने लिए स्ट्रगल कर रही है, और वो चाहती है कि देश में बेहतर हो, लेकिन उनके पास ताकत और संसाधन नहीं जुट पाते हैं। जी मैं सीवी पांडे साहब आपसे जल्दी से एक प्रश्न करके फिर समझ लूं। एक आक्षेप लगता है कि जो छोटी पार्टी हैं इनको बड़ी पार्टी के कुछ नेता अपने हिसाब से खड़ा करवाते हैं। ये कई जगह आक्षेप लगता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जात का वोट अगर वो विपक्ष को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं इसको खड़ा कर दूं। वो कई पार्टी के लोग इस तरह का काम करते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि एक 1952 में एक था ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, कई जगह कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जीत जाएंगे या फर्स्ट सेकंड जीतेगा, ये सिर्फ 37% वाला नहीं, 37 के साथ हो सकता है 36 वाला भी जीत जाए। तो क्या वो वैचारिक रूप से सिर्फ मैं पूछ रहा हूं, वो क्या बेहतर सिस्टम था, या जो अभी है कि नहीं हमने बाकी को बांट दिया, मैं कम वोट करके भी, कम प्रतिशत के साथ भी मैं जीत रहा हूं? ये जो देखिए हमारे देश में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये इतनी बड़ी, क्योंकि डाइवर्सिटी है इस कंट्री में, तो 2 पार्टी सिस्टम तो मेरा जो बेहतर विचार है 2 पार्टी सिस्टम इस देश में नहीं, क्योंकि अगर 2 पार्टी सिस्टम कर देंगे तो इतनी डाइवर्सिटी है, लोगों की इतनी
अपने अपने रीति रिवाज, विचार, पद्धति, जीने की, पूजा की, रहने की, मतलब प्राकृतिक, आर्थिक, इंडिया वैसे भी है कि टू पार्टी सिस्टम वहां होता है कि जिसमें सोसाइटी में जो है होमोजिनिटी हो, मतलब एक ही जैसी सोसाइटी हो, चाहे इधर हो चाहे उधर। हमारे यहाँ वो संभव। अब ये मल्टी पार्टी सिस्टम में, जब आप मल्टी पार्टी सिस्टम में, ये जो सबसे बड़ा जिसकी तरफ आप इंगित कि मल्टी पार्टी सिस्टम में वोट तो कुछ ना कुछ बटेंगे। मान लीजिए हमने नैतिक पार्टी को लड़ाया, तो भले हम न जीते हैं, लेकिन 2, 4, 10 हजार वोट तो हमको मिल ही रहे हैं ना। तो अब 2, 4 वोट तो मैंने उसको, 2, 4 वोट वो मैंने कम किया, और वो वोट उनके नजर में एक तरह से, और उन्होंने सोचा कि ये किसका वोट काट सकते हैं, चलो इनको अप्रोच कर दो और इनको कुछ पैसे वैसे दे दो, और ये 4 हजार 5 हजार वोट इनका काट दें, ताकि हमारे वोट बैंक में न हो दूसरे वोट बैंक। जैसे उदाहरण के लिए जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, ओबीसी को क्यों लाया जा रहा है? ओबीसी को जब पूरा जो फंडिंग हो रही है, वो इसीलिए फंडिंग हो रही है ना कि अखिलेश के वोट को, मुस्लिम वोट जो इस समय शायद मुसलमानों का काफी सपोर्ट उनको मिलने की उम्मीद लोग कर रहे हैं, तो ओवैसी जब खड़ा हो जाएगा तो अगर 10 हजार 5 हजार वोट तो ओवैसी कमेगा। और ओवैसी जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं मुसलमानों का नेता होना चाहिए। अब मुसलमानों का नेता का मतलब वो केवल वो मुस्लिम वोटों को फोकस कर रहे हैं, ताकि कुछ मुस्लिम वोट जो है निश्चित रूप से उनके तरफ, वो मुसलमानों को, देखिए ओवैसी के पूरे चुनाव प्रचार की तरह भाषण सुनिए कि मुसलमानों का एक उत्तर प्रदेश में नेता होना चाहिए, और मुसलमान लोग ही खाली उनको फोकस, पूरा का पूरा उनका प्रचार मुसलमान। तो ये जो तरीके हैं, इस तरीकों को मैंने पहले कहा कि आपसे कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी किसकी है? ये सारी जिम्मेदारी जो है देश में इलेक्शन कमीशन की है, और इलेक्शन कमीशन को बहुत पावर, वो डिसाइड नहीं करता है। और वो इलेक्शन कमीशन को क्या करा, सुप्रीम कोर्ट बार बार उसको कहता है कि भाई हम तो चलाएंगे नहीं इलेक्शन प्रोसेस को, उनको डायरेक्शन भी देता रहता है, समझाता भी रहता है कि ऐसे कीजिए वैसे करिए। अगर ये इस तरह के, जब ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक पार्टी का नेता चुनना चाहिए, मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए, तो क्या इलेक्शन कमीशन को सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या करें? राजभर कह रहा है कि राजभरों का वोट हम चाहिए हमको, तो क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या करें? अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए और वहाँ भोपाल में ट्रेन का उद्घाटन किए, और नाम किसके नाम से रखे? तो लग नहीं रहा कि वो किस जात को फोकस कर रहे हैं, और उस जात को फोकस करने के लिए उन्होंने सारी की सारी योजना उस जात को फोकस करने के लिए उसी के नाम से स्टेशन किया, और उसी नाम से ताकि लोग समझेंगे उस पर्टिकुलर जात के लोगों को। तो सबको दिख रहा है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जिनकी जिम्मेदारी है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, अब सीबी पांडे नैतिक पार्टी को लेकर तो नहीं जाके ठीक कर देंगे, वो तो अपना चिल्लाएंगे, चिल्लाते रहे। आनंद वर्धन साहब इस बात बहस कराते रहेंगे, बड़ा गलत हो रहा है, लोकतंत्र में तो जैसा होना चाहिए लोकतंत्र वैसा विकसित नहीं हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन को तो ठीक करने की जिम्मेदारी, और संविधान दे रखा है कि तुम जो चाहो करो अपने, अगर उसके कोई रोकेगा तो नहीं है, अगर इनको कोई रोकेगा नहीं, जो चाहो इनको सारा अधिकार मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट वोट कर चुका है कि आप कुछ भी करो, सारे अधिकार तुम्हारे पास है, तुम्हारे कोई कंट्रोल नहीं की जरूरत है। जैसा इलेक्शन हमको जस्ट फेयर और लोकतांत्रिक सिस्टम ग्रो करना चाहिए, हमें कोई तुम्हारे पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। इतना अधिक पावर मिलने के बाद भी इलेक्शन के बैठ के यहाँ से देख रहा है, सब नाच हो रहे हैं, नंगा नाच हो रहा है, सब पूरी व्यवस्था में अगर जूता पैजार हो रहा है, अब बैठे हैं और फिर उसके बाद गड्ढे माहौल। अब इनको तो जिसके पास ताकत होगी ऐसे माहौल में जब जूता पैजार होता है, अब कियोस में कौन जीतता है? कियोस में जो सबसे बड़ा उस कियोस का जो पैदा करने वाला होता है वही कियोस में जीतता है। तो कियोस इसमें जो सबसे ज्यादा कियोस पैदा कर लेगा वो अब आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए देश को ऐसे आप और संविधान की ऐसी तैसी कर। एक बात मैं खत्म करूंगा। देखिए संविधान आने के बाद हमारे सारे आदर्श तो उस संविधान में रखे, पूरा आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी पढ़िए, उससे भी बढ़कर फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लीजिए। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कोई बात कर रहा है? 20 साल से फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा हुआ है। किसी इलेक्शन में आपने देखा कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी जो बहस हो कि हमें अपने देश के आदर्शों को, अपने भारतीय सामाजिक संस्कृति को, अपने स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को, अब एक वर्ड है उसमें जिसमें कि हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संरक्षित करना है, और ये स्वतंत्रता संग्राम के वो हीरोइन कह रही है कि कोई स्वतंत्रता संग्राम में कोई आदर्श ही नहीं है। तो और उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट चल रही है। ठाट से किसी गवर्नमेंट के किसी स्पोक्स पर्सन ने जो संविधान की शपथ लाने पर किसी ने कहा कि ये गलत कर रही है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है
कि उन आदर्शों को जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों, उनको संरक्षित करना है, उनको फॉलो करना है, उनको बचाए रखना है। और उसका धज्जी उड़ रही है, और फिर भी किसी ने भी कहा, या किसी मुख्यमंत्री ने या किसी प्रधानमंत्री ने कहा, या किसी सत्ताधारी पार्टी के किसी आदमी ने कहा कि तो क्या गलत है, इसको तो चूंकि वो फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन इसलिए आप उसको नहीं कहेंगे। भले नहीं इन्फोर्सेबल हो, अगर फंडामेंटल ड्यूटी जाए तो गवर्नमेंट की तो ड्यूटी है कुछ फंडामेंटल, जो संविधान में जो बातें लिखी गई उसको इन्फोर्स करने की, भले वो आपको मैंडेटरी ना हो। लेकिन अगर लिखा है तो रिडंडेंट तो है नहीं, अगर लिखा है तो उसको आपको उसको महत्ता देना चाहिए। और महत्ता देने के नाम ही भी भाई सवाल उठाते हैं, कैसे तुम फ्रीडम मूवमेंट के सारे, जो फ्रीडम मूवमेंट इतना लंबा फ्रीडम मूवमेंट बेटा, उसके आदर्शों को तुम कह रही हो कि कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह से सब अपने कम से कम ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास जी।